Hey guys, what's up? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. तो आज से द हिंदू डिस्कशन हम स्टडी लवर चैनल पर ही करेंगे। मैं वहाँ पे ओनली टेम्परेरी पीरियड के लिए था, क्योंकि जो वहाँ पे द हिंदू डिस्कस किया करते थे उनको थोड़ी प्रॉब्लम थी। पर लेकिन अब सारी चीज़ें वहाँ पे सेटल हो चुकी हैं। तो आप लोगों के पास में तो और भी अच्छा ऑप्शन हो गया, दो ऑप्शन हो गए आप लोगों के पास में। वहाँ पे भी द हिंदू डिस्कस किया जाएगा और यहाँ पे भी किया जाएगा। तो दोनों जगह देखिए और सीखिए और चीज़ों को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के पास में अवेलेबल होनी चाहिए ऑप्शंस। तो अब आप लोग एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से दो दो जगह से। तो दोनों जगह सीख के यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें वहाँ पे अच्छी लगेंगी। तो बस चीज़ों को सीखते रहिए और दूसरों को सिखाते रहिए। ऐसा नहीं है, फ्यूचर में भी हो सकता है मैं वहाँ पे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, पर लेकिन जो द हिंदू का डिस्कशन है वो वहीं पे ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ऐसा माइंड में मत रखिए कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है। बस ऐसे ही नॉर्मली मैं यहीं पे डिस्कस करना चाहता था द हिंदू न्यूज़पेपर। तो अब वहाँ पे जो करेंगे सर, तो वहाँ पे भी देखिए अच्छे से और चीज़ों को शेयर कीजिए, दोनों जगह लाइक कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सुबह को उठ के सारा काम करना पड़ता है। तो दोनों जगह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को देखिए, अपने कमेंट दीजिए जहाँ जहाँ आप लोग चेंजेस चाहते हैं, ठीक है। देखिए आज की कोट कितनी शानदार है। वेन यू वॉन्ट टू सक्सीड एज मच एज यू वॉन्ट टू ब्रेथ, ठीक है, दैट्स वेन यू विल बी सक्सेसफुल। जब आप सक्सेस को इतना इंपॉर्टेंट बना देंगे जितना इंपॉर्टेंट सांस लेना है, अगर आप 2 से 3 मिनट सांस नहीं लेंगे तो फिर सांसें निकल जाएगी। तो अगर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस आप अपनी सक्सेस को देंगे कि मुझे सक्सेसफुल होना है, किसी भी हालत में मुझे सक्सेसफुल होना है, कुछ भी हो जाए जिंदगी में मुझे सक्सेसफुल होना है, तो अगर आप इस तरीके का डिटर्मिनेशन रखेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो लाइफ में हमेशा गोल रखिए कि आपको सक्सेस होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अपना सक्सेस का गोल सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा डेडिकेटेड रहिए और हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। तो कभी भी किसी का नेगेटिव मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। बस अपने गोल पे फोकस रखिए और हमेशा अपने साथ में खुद का कंपेयर कीजिए। कभी भी दूसरे के साथ में अपना कंपेयर मत कीजिए कि वो ऐसा कर रहा है या ऐसा कर रहा है, क्योंकि इंप्रूव जो है आपको खुद में करना है। इंप्रूवमेंट दूसरों के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है। ओके। तो आज देखिए 28 मार्च है। देख लेते हैं हमें द हिंदू के कौन कौन से आर्टिकलों का एनालिसिस करना है। कंप्लीट द हिंदू का एनालिसिस करेंगे हम लोग आज यहाँ पे। ये वाला फर्स्ट आर्टिकल है, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील से रिलेटेड है, जो कि हमने अभी कुछ दिन पहले भी इससे रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस किया था। तो इस वाले आर्टिकल को हम लोग अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो गई है इसमें और किस तरीके से इंडिया को टाइम मिल गया है फिर से इसके बारे में सोचने का कि जो भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, किस चीजों में, किस एरिया में, उनको टाइम मिल गया है सोचने का। तो अच्छे से आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल चाइल्ड राइट से रिलेटेड है। सोशल सिक्योरिटी की जितनी भी स्कीम्स हैं चाइल्ड राइट से रिलेटेड, ये जीन ड्रेजी हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल लिखते हैं। तो इनका मानना है कि वो सारी स्कीम्स की जो मनी है, जो सारी स्कीम्स का टाइम पीरियड है, या जितने भी उसके तहत बेनिफिट दिए जाते हैं बच्चों को या उनकी माताओं को, वो सारे गवर्नमेंट डिक्रीज करती जा रही है। तो बहुत ही अच्छे से क्रिटिकली एनालाइज किया गया पूरे आर्टिकल को। तो पूरे आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। इसके नीचे वाला आर्टिकल, ये बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बोलते हैं उसको, ठीक है ना, BIT, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल बहुत ही अच्छा लिखा गया है। इस वाले आर्टिकल के तहत बताया गया है कि देखिए बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या होती है और किन किन कंट्रियों के साथ में हमारी अभी है, पहले से कब से स्टार्ट की है और अब इसको बाहर, इससे बाहर क्यों निकल रहे हैं हम और अदर कंट्री भी। तो इस चीजों के बारे में डिस्कस किया गया। आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, बहुत ही प्यारा आर्टिकल लिखा गया है। ये वाला आर्टिकल पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, तो ये वाला आर्टिकल हमारे काम का नहीं है। ये वाला आर्टिकल बहुत अच्छा है, पब्लिक स्पेस फॉर वुमेन। वुमेन को पब्लिक स्पेस नहीं दिया जाता है, अगर देखा जाए तो जहां पे भी है सब जगह। अगर आउटसाइड ऑफ द होम देखा जाए तो मैन रहते हैं और वुमेन्स को ओनली माना जाता है जैसे हाउस मेकर काइंड ऑफ चीजें, तो उन पे फोकस किया जाता है। और जबकि दूसरी कंट्री में ऐसा नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छे से आर्टिकल को डिस्कस किया गया है, इसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। ये वाला आर्टिकल न्यूट्रिनो से रिलेटेड है, जो कि जानते हैं तमिलनाडु में भी उसकी लेबोरेटरी बनने जा रही है। तो उससे रिलेटेड चीजें हैं, तो काफी अच्छी चीजें डिस्कस की गई हैं कि साइंस के ऊपर ट्रस्ट उठता जा रहा है लोगों का और जो अफवाहें हैं उन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो इन्होंने सजेशन किया है कि साइंस पे ज्यादा फोकस करें, अफवाहों पे नहीं, ठीक है। तो ये वाले आर्टिकल को भी अच्छे से देखेंगे। ये वाला आर्टिकल फिलोसफिकल टाइप का है, यू और आई में डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा है। तो किसी काम का आर्टिकल नहीं है ये, ठीक है। आइए अब देख, हाँ ये वाला आर्टिकल रह गया। ये वाला आर्टिकल ईवीएम मशीन से रिलेटेड है। देखिए ईवीएम मशीन आप लोगों ने देखा है, जब से 5 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं तब से लेके आज तक क्या हुआ है, 5 स्टेटों में इलेक्शन हुए हैं और तब से लेके पहले मायावती जी ने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में अखिलेश यादव भी उनके साथ में हो गए, अरविंद केजरीवाल जी ने भी बोला कि जो ईवीएम मशीन है इनमें प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। तो ये आर्टिकल हमने कल बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। इसमें क्या था
पूरा इसके ऊपर बताया गया था कि ये क्या बोला गया है कि इसमें प्रॉब्लम क्रिएट, इसको चेंज कर दिया गया है, इसकी जो अंदर फंक्शनिंग होती है, और सारी वोट बीजेपी को गई है। पर लेकिन अगर ढंग से देखा जाए तो 3 स्टेज पे इसकी वेरिफिकेशन होती है। जब ये हेडक्वार्टर से निकलती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचाई जाती है, तो उसके बीच में एक बार वेरीफाइड किया जाता है वहीं पे हेडक्वार्टर में, फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचने के बाद में वेरीफाइड किया जाता है, फिर इसके बाद में इसको वेरीफाई किया जाता है जब इलेक्शन होने वाले हैं, जब वोट डलने वाली है उससे जस्ट पहले भी इसको एक बार वेरीफाई किया जाता है कि ये सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि ये जो है बाहर किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं रहती है। जैसे मोबाइल के टावर हो गए कि इसको टावर की जरूरत है बाहर से, या फिर कहीं पे इस तरीके से, या फिर ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, वायर और वायरलेस किसी से भी कनेक्ट नहीं रहती है आउटसाइड द रूम। जहां रूम में रखी रहती है उससे बाहर से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। और ओटी हमने देखा था कि वन टाइम पासवर्ड जैसे होता है उस तरीके से वर्क करती है, एक बार यूज कर ले तो फिर उसके बाद में लॉक हो जाती है। तो बहुत सारी सिक्योरिटीज है इसके अंदर। तो फिर भी इसके बाद भी इस पे ब्लेम लगाया जा रहा है। तो हम लोगों ने देखा था कि ये सब बोला गया था कि ये सब फालतू के ब्लेम है, इस मशीन को इस तरीके से टैकल नहीं किया जा सकता है। दूसरी कंट्री के साथ भी कंपेयर किया गया था कि वहां पे इसको किया गया, पर वहां पे दूसरे रीजन थे इसके, ठीक है। जैसे यूएसए का एग्जाम्पल दिया गया था, न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल दिया गया था, और 2-3 कंट्री का और एग्जाम्पल दिया गया था कि वहां पे नहीं कर रहे हैं, वहां पे इनको बंद कर दिया गया, तो वहां पे कुछ और रीजन थे। तो वो वाली चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी, और कई कई बहुत अच्छी जो हस्तियां, उन्होंने बोला था कि वीवीपीएटी इसको बोलते हैं, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। तो इसके बारे में भी इन्होंने बोला था कि इसको कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ में, ईवीएम मशीन के साथ में। तो इससे क्या होगा, फिर अगर कोई भी आदमी वोट डालता है तो उसको एक पर्ची मिलेगी, यहाँ से स्लिप मिलेगी किस आदमी को उसने वोट डाली है। तो इससे उसको कंफर्मेशन हो जाएगी कि इसको उसने वोट दी है। तो इसके बारे में बोला जा रहा है, उसको बोला जा रहा है कि जो 2019 के इलेक्शन है उनमें कंप्लीटली इसको यूज किया जाएगा, जिससे कि एक जो आदमी के मन में एम्बिग्यूटी बनी हुई है, जो एक इस तरीके की एम्बिग्यूटी बनी हुई है, उसको दूर किया जा सके, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारी चीजें, ये आर्टिकल है वही सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, ओवरऑल यही था बस इस आर्टिकल में। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये वाला आर्टिकल जीन ड्रेजी के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करते हैं चीजों को। तो इन्होंने बोला गया है गिविंग शॉर्ट शिफ्ट टू द चिल्ड्रन राइट्स। तो चिल्ड्रन राइट्स से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है कि किस तरीके से इंपैक्ट डाल सकता है। देखिए अभी आप लोगों ने ये आर्टिकल न्यूज में किस लिए आया है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने क्या किया है, आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया है, कहाँ पे, मिड डे मील स्कीम में। अब मिड डे मील स्कीम क्या होती है, मिड डे मील स्कीम होती है कि कॉलेज में, स्कूलों में क्या किया जाता है कि बच्चों को मील दिया जाता है, कॉलेज में नहीं स्कूलों में बच्चों को मील दिया जाता है दोपहर का, मिड डे। तो मिड डे मील बोलते हैं, तो उसके लिए आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया था। अब जिसके पास में आधार कार्ड नहीं है यार, तो इसका मतलब उसको खाना नहीं मिलेगा। तो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये तो यार एक तरीके से बच्चों को मतलब खाने से वंचित किया जा रहा है। तो इस तरीके कई सारे और इश्यूज निकल के आए हैं पास्ट कुछ साल में। तो पिछले 3 साल का मतलब 2014 में गवर्नमेंट आई थी चुन के, तो तब से लेके अब तक का ये एनालिसिस दे रहे हैं, और एग्जाम्पल दे दे के समझा रहे हैं कि तब से लेके अब तक गवर्नमेंट ने क्या किया है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल क्या करते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, जिसके तहत एक कई सारे प्रोविजन थे, उनमें से एक प्रोविजन क्या था कि वुमेन को राइट दिया गया था, जो मैटरनिटी एंटाइटलमेंट जिसको बोला गया था, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसमें लगभग ये बेनिफिट दिया गया था, मैटरनली बेनिफिट जैसे दिया जाता है। तो बेनिफिट दिया जाता है, तो क्या बेनिफिट दिया जाता है इस एक्ट के तहत कि जो मैटरनिटी बेनिफिट है 6000 दिया जाएगा हर एक वुमेन को, जब तक कि वो वुमेन किसी फॉर्मल सेक्टर के अंदर मैटरनिटी ऑलरेडी स्कीम किसी स्कीम में ऑलरेडी कवर नहीं है, ठीक है। तो ये बात बोली गई थी। और फिर ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे है 2015-16 का, अब 16-17 चल रहा है, तो उसके हिसाब से भी बोला गया था, उसमें एक चैप्टर था डायरेक्ट मदर एंड चाइल्ड। तो जो जिन्होंने पढ़ा होगा लास्ट ईयर वो जानते होंगे, तो उस चैप्टर में क्या चीजें लिखी गई थी, उस चैप्टर में देखिए, उस चैप्टर के हिसाब से ये बातें डिस्कस निकल के आई थी कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं चाइल्ड पे और मदर पे, तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। क्यों, क्योंकि अगर जच्चा बच्चा दोनों की हालत सही है, तो देखिए एक अच्छा स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, और स्वस्थ बच्चा पैदा होगा तो लेके उसके बचपन से लेके उसके बुढ़ापे तक, मतलब सबसे बड़ी चीज वो होती है कि स्टार्टिंग में देखिए जो बोलते हैं 6 महीने जो माँ का दूध पिया जाता है बच्चों को, तो उस टाइम से लेके वो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है बच्चों को। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट है। उससे बाद में अगर फ्यूचर में उसको उसका मेंटल लेवल अच्छा रहता है, मेंटल लेवल के साथ साथ में हेल्थ भी अच्छी रहती है, तो इस तरीके की सारी बेनिफिट उसको रहते हैं अगर वो उस टाइम पे बेनिफिट मिल जाए स्टार्टिंग में। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये सबसे हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो स्टार्टिंग में मैटरनिटी और अर्ली लाइफ ऑफ द चाइल्ड है उसमें प्रोग्राम में इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे हाई रिटर्न है ये। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इसके बारे में सोच नहीं रही है। उन्होंने क्या बोला है कि ये जो इंप्लीमेंट की गई थी स्कीम 53 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट गई थी स्टार्टिंग में, और तब से लेके आज तक इसको बढ़ाया नहीं गया है, ये उतने ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ी हुई है। तो मतलब ओनली 53 डिस्ट्रिक्ट देख लो अब, तो वहां से इसको बढ़ाया नहीं गया, तो इसका मतलब बेनिफिट दिया ही नहीं जा रहा है लोगों को आज की डेट में। तो इसको ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ पे। और जो बजट अभी बोल रहे हैं, जो बजट दिया गया है अभी 2017-18 में, वो बोल रहे हैं कि कवर द फोर्थ ऑफ द ऑल बर्थ, ठीक है।
तो देखिए क्या बोला जा रहा है, ये तो बात बोली है, ऊपर से क्या कह रहे हैं कि जो सेंटर और स्टेट का शेयर है वो इसको डिवाइड कर दिया है। तो मतलब स्टेट ये कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं, स्टेट के ऊपर चेप दिया ऊपर से उठा के। स्टेट के ऊपर क्यों चेप दिया, आप लोगों को याद हो रहा होगा कि जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसके तहत क्या हुआ था, जो 32% से बढ़ा के स्टेट का जो रेवेन्यू था वो 42% कर दिया था। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज की डेट में बहुत सारी स्कीम्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनका रेवेन्यू डिक्रीज कर दिया है और बोल दिया है कि स्टेट वाले अपने आप देखें क्योंकि हम आपको पैसा ऑलरेडी दे रहे हैं। और ये तो है ही है कि जो जितना पैसा आता है उसको भी ढंग से खर्च नहीं किया जाता है, उसमें से भी बच जाता है, इतनी ये भी बुरी कंडीशन रहती है। फिर दूसरी स्कीम्स का नाम ले रहे हैं, दूसरी स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, पर लेकिन क्या किया, इसका भी बजट कट करने की बात कर दी गई, इसका भी बजट कट कर दिया गया लगभग 50%। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो यहाँ की वुमेन जो जो बीजेपी की ही खुद मतलब गवर्नमेंट की ही जो जो मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट है मेनका गांधी, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया पब्लिक में कि गवर्नमेंट को इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। तो खुद के भी आदमी क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो आप गलत कर ही रहे हैं। ठीक है, तो फिर तीसरी स्कीम्स के बारे में बोलते हैं। ये तीसरी स्कीम जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसी तरीके से लाइक द मिड डे मील स्कीम्स भी एक तरीके से शॉक ट्रीटमेंट मिला है इसको भी बजट के तहत, इसका भी बजट लगभग 36% कट कर दिया गया है। और वही बात बोली गई है कि हम लोग आप लोगों को 32% से 42% पैसा देना स्टार्ट कर दिया हमने आप लोगों को फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के तहत। तो अब आप लोग खुद ही देखिए कि आप लोगों को कितना खर्च करना है। हम लोग अपना शेयर घटा रहे हैं, तो स्टेट ने वो सेंट्रल ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि हम लोग अपना शेयर घटा रहे हैं सब स्कीमों में से। अब आप अपने हिसाब से देखिए आपको कहाँ पे कितना खर्च करना है, और जिससे कि आप लोग अपनी सारी चीजें काउंट कर सकें, क्योंकि हर एक स्टेट की सिचुएशन और कंडीशन डिफरेंट होती है। फिर ये भी बोल रहे हैं कि ये सारे जितना काम हो रहा है ये बच्चों के ऊपर ही क्यों इनकी कुल्हाड़ी पड़ रही है और स्कीमों पर क्यों नहीं पड़ रही है, कि बच्चों पे इतना फोकस क्यों दे रहे हैं। और दूसरे स्टेटों के बारे में बोल रहे हैं कि स्टेटों ने बच्चों को एग प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया मिड डे मील में, जिससे कि न्यूट्रिशन और प्रोटीन का लेवल बढ़ जाए। आप लोगों को पता होगा कि एग में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है एक अच्छे लेवल का। तो उससे क्या है, बीजेपी के कई सारे स्टेट है वो इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं इनको, दूसरे स्टेटों ने अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया है। तो ये देखने में आ रहा है कि यहाँ पे भी ये रिलेक्टेंसी दिखा रहे हैं काम को करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्कीम्स के बारे में बोल रहे हैं, ये जननी सुरक्षा योजना। देखिए स्कीम सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना के तहत क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बारे में बात किया जाता है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तो इसके साथ भी कुछ ऐसे ही करने जा रहे हैं ये, जैसा पिछली वाली स्कीमों के साथ में किया है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है 39% थी 2005-6 में, पर लेकिन 79, आप लोग 80% बोल सकते हैं, 2015-16 में। और ये जो डेटा है ये सारा डेटा किसका है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा बताया गया है। तो अब देखिए ये स्कीम इतना अच्छा कर रही है और उसके बाद भी इस स्कीम को भी फेज आउट करने की प्लानिंग चल रही है। तो ये तो बहुत ही गलत कंडीशन हो गई यार देखा जाए तो अगर। और सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है अगर पहले के कंपेयर में देखा जाए। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट याद रखना कि ये 1 लाख पे निकाला जाता है, ठीक है ना, 1000 पे नहीं निकाला जाता है, 1000 पे नहीं निकाला जाता है, याद रखना। 1000 पे निकाला जाता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, तो ये 1 लाख पे निकाला जाता है कि 1 लाख में से कितनी वुमेन जो है वो एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या बोल रहे हैं कि ये इसको बोल रहे हैं कि इसको टारगेटेड बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो ये इसको कंडीशनल बनाना चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर ही इंप्लीमेंट की जाएंगी चीजें। तो ये तो इस तरीके से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसका वायलेशन हो गया। तो इस तरीके से अगर ये इसको डिसकंटिन्यू करते हैं, जो प्रोवाइड कराने की बात चल रही थी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बारे में वो सारी चीजें, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो चीजें आई थी 2013 में जो एक्ट आया था, तो वो तो सारी चीजें इस तरीके से इस एक्ट का वायलेशन हो जाएगा एक तरीके से, अगर इन्होंने इस तरीके के स्टेप्स लिए, इस तरीके के जो बेनिफिट्स हैं उनको कम करने की कोशिश की। और दोनों को मिलाने की कोई बात ही नहीं है, जो मैटरनिटी एंटाइटलमेंट है वो एक अलग चीज है और जननी सुरक्षा योजना वो एक अलग चीज है। ये फिर भी इन दोनों को कट कर रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर करके चीजों को चल रहे हैं। और अब आगे बोला जा रहा है 5वें नंबर पे क्या बोल रहे हैं, जो कि ये भी सबसे बड़ी बात देखने के लिए आ रही है कुछ दिनों से, कि सब में आधार कार्ड को मैंडेटरी करने की बात कर रहे हैं। और आधार कार्ड को मैंडेटरी करने की बात कर रहे हैं, बहुत से आदमियों के पास में आधार कार्ड होता नहीं है। तो कोई भी स्कीम्स ले लीजिए, चाहे मिड डे स्कीम ले लीजिए, चाहे आईसीडीएस ले लीजिए, या फिर मैटरनिटी बेनिफिट ले लीजिए, जननी सुरक्षा योजना ले लीजिए, तो सबको क्या कह रहे हैं, करप्शन के नाम पे बात कर रहे हैं। और जबकि ऐसा कोई एविडेंस मिला नहीं है कि ये आइडेंटिटी फ्रॉड इतनी हो रही है इन सभी स्कीमों में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की स्कीमों में कोई आइडेंटिटी फ्रॉड का केस भी ज्यादा देखने को मिल नहीं रहा है। और सीरियस अगर देखा जाए जो प्रॉब्लम है इस तरीके से, तो आधार कार्ड बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्यों मान रहे हैं कि ये बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो गया, और भी कोई सॉल्यूशन हो सकते हैं, आधार कार्ड को ही क्यों लगा रहे हैं सब जगह लाके। तो इसके लिए भी ये इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं।
और आगे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट कई बार इनको बोल चुका है कि यार ऐसा काम मत करो, हम कई बार समझा चुके हैं कि इसको मैंडेटरी मत बनाओ। ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं सुन रहे हैं, अपनी अपनी चला रहे हैं। ऊपर से बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और फिर बोलते हैं कि किसी का भी विकास नहीं है, सबको साइड में रख देते हैं। अगर चाइल्ड पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टेट है अपना स्टेट जो है वो खुद ही फोकस कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज से। और इस तरीके से अगर ये चाइल्ड के साथ में डिफरेंस बना के चलेंगे तो ये इंडियन चिल्ड्रन को ही नहीं पूरे एंटायर नेशन को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। पूरे नेशन पे ये मतलब पूरे नेशन के लिए मतलब नुकसानदेह हो सकता है अगर इस तरीके के ये स्टेप्स लेके चलेंगे तो। ये आर्टिकल वैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आप लोगों को मोटा मोटा जल्दी जल्दी बता देता हूँ इस आर्टिकल में है क्या। इंडिया और यूएस की जो न्यूक्लियर का पैक्ट था जो साइन हुआ था 2005 में अनाउंस किया गया था, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल आ चुके हैं उसमें और आगे भी आते जा रहे हैं। तो जो ऑब्स्टिकल आते जा रहे हैं तो कई सारे ऑब्स्टिकल हैं। एक तो जो पार्लियामेंट है जापान की, उसने अब तक इसको, जिसको डाइट भी बोला था हम लोगों ने कल, तो उसको क्या कर रहे हैं, वो उसको मतलब जो उसने अब तक उसको पास नहीं किया, हरी झंडी नहीं दिखाई है। और कई सारी न्यूक्लियर, कई सारी कंपनी है, तोशिबा का नाम हम लोगों ने लिया था, और भी कई सारी कंपनी थी, वो बहुत ही घाटे में चल रही है आज की डेट में। फिर हम लोगों ने जिक्र किया था कि जो आंध्र प्रदेश में है वहां पे लैंड एक्वाइजिशन की प्रॉब्लम चल रही है। तो फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ में भी इसी तरीके से कई सारी प्रॉब्लम चल रही है, मतलब पास नहीं किया जा रहा है। रशिया के साथ में भी हमारे यहाँ पे दो तो ऑलरेडी, जो कुंदाकुलम पावर प्लांट आप लोग समझते होंगे जो कि तमिलनाडु में है, वहां पे दो तो ऑलरेडी चल रहे हैं, पर जो आगे वाले दो के साथ में जो काम चल रहा है वो भी डिले हो चुका है ऑलरेडी, तो वो भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो तोशिबा के बारे में देखा था, तोशिबा भी ढंग से काम नहीं कर रही है। 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की बात चल रही थी आंध्र प्रदेश में, विल्केन न्यूक्लियर मिलके किसके साथ में, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में। तो ये 3-4 चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी ऑलरेडी। अब आगे क्या बोल रहे हैं इसमें, तो देखिए आगे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अब ये इतने काम हो रहे हैं, इतना डेंजर वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरीके से कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फिर प्रोजेक्ट डिले होता चला जाता है। तो अगर हम उस पर फोकस ना करके अगर हम दूसरी साइड पे फोकस करना स्टार्ट कर दें, और कई सारे तरीके और कई सारी एनर्जी होती है उन पे फोकस स्टार्ट कर दे, जैसे कि एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के, सोलर पावर हो गया, विंड पावर हो गया, अगर हम उन पे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दें, तो जितना हम रिलाय करते हैं न्यूक्लियर पावर के ऊपर या फिर ऑयल के ऊपर, उन पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम होती चली जाएगी। और आप लोगों ने सुना होगा जापान में जो फुकुशिमा, जो जापान में मतलब जब उसमें न्यूक्लियर जो प्लांट था वहां का फुकुशिमा, तो वहां पे भी प्रॉब्लम हुई थी बहुत सारी। उसके बाद में फिर उन्होंने, जापान ने भी अपना फेज आउट करना स्टार्ट कर दिया था कि न्यूक्लियर पावर यूज नहीं करनी है। और आप लोगों को एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज बताऊं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है ना, वो आज की डेट में समझ रही है और वो न्यूक्लियर पावर से अपने आप को दूर करती जा रही है। वो नेचुरल जो एनर्जी होती है, सोलर पावर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जर्मनी जैसी कंट्री या सेल गैस हो गया, यूएसए जैसी कंट्री, तो ये सब इन पे फोकस कर रहे हैं। पर लेकिन जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये सारे क्या फोकस कर रहे हैं, ये सारे फोकस करके चल रहे हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ये भी एक देखने वाली बात है। तो मतलब हम लोगों को भी अपना जो स्टैंड है वो चेंज करना चाहिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश के वाले एरिया में सुनामी भी आई थी, तो उस तरीके से मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पर लेकिन उसको भी बोला जा रहा है कि थोड़ा अंदर करो इनको प्रोजेक्ट को, क्योंकि कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज निकल के आ रहे हैं। तो अगर सोलर सिस्टम और विंड एनर्जी, इन सब चीजों पे हम फोकस देके चलते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, और हमारा पैसा भी बचेगा और हमारी एनर्जी भी। और सबसे बड़ी क्या चीज है, देखिए इसके लिए ज्यादा रिसोर्सेज भी इकट्ठे नहीं करने पड़ते हैं, थोड़े से रिसोर्सेज में काम हो जाता है। अगर आपको पावर प्लांट लगाना है पूरा एक न्यूक्लियर का, तो आप लोगों को पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा, तब जाके उससे बिजली प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी, जब तक कि कंफर्मेशन नहीं हो जाए, अच्छे से उसको चेक ना कर लिया जाए। लेकिन अगर आपने एक सोलर पावर, एक सोलर का प्लेट लगा दी छत पे, क्या होगा, वो तो अगले दिन से ही काम करना स्टार्ट कर देगी। और कोई इतना बड़ा वो भी नहीं कि बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी, तो वो ज्यादा बेटर रहेगी। विंड का प्लांट लगा दिया, छोटा सा वो लगा दिया एक पंखा टाइप का, वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, और उन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे तो जो न्यूक्लियर पावर है या फिर पेट्रोलियम वाले प्रोडक्ट है या ऑयल है कोई भी, उनका प्राइस भी नीचे आना डिक्रीज हो जाएगा, और यूनिट की जो कॉस्ट है वो लाइट की, वो भी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सोलर पावर में जो काम हो रहा है, उसकी हेल्प से बहुत सारी चीजें कम होती जा रही है, एक मतलब डिक्लाइन होती जा रही है डे बाय डे, अगर ढंग से देखा जाए तो इसके कंपेयर में। तो वही बातें बोली हैं कि देखिए प्राइस भी डिक्रीज हो जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी से, और अवेलेबल भी रहे और क्लीन मतलब एक क्लीन ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और यहाँ पे इसको चलाने के लिए पूरा प्लांट लगाना पड़ता है, पूरी क्रिटिकल स्टेट चेक करनी पड़ती है, जब जाके प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये बोल क्या रहे हैं, बोल ये रहे हैं कि हम लोगों के पास में एक अच्छा टाइम है सोचने का, कि हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग थिंक कर सकते हैं, तो अच्छा एक माइंड मैप बना सकते हैं फिर से कि हम लोगों को किस डायरेक्शन में जाना है। जिस तरीके से जापान में फुकुशिमा वाला ये प्रॉब्लम हुई थी, उस टाइम पे इनका पावर प्लांट था जब सुनामी आई थी। आप लोगों को बताना किस टाइम ये हुआ था जापान में, ठीक है ना, ये आप लोगों को क्वेश्चन है, चलिए इसको बताइएगा किस टाइम पे हुआ था जापान में ये। तब से लेके उन्होंने बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बंद कर दिए थे अपने वहां पे, ठीक है।
तो ये बोल रहे हैं कि देखिए सबसे बेस्ट टाइम है ये, तो और भी इनको तो खुश होना चाहिए कि जो प्लान करने वाले हैं इंडियन एनर्जी पॉलिसी, उनके लिए बेस्ट टाइम है और उनको एक ब्रीथिंग स्पेस मिल गया है, उनको सांस लेने की जगह मिल गई है। अब आराम से सोचे, एक थिंक करें और उसके बाद में सोचें कि मतलब जो न्यूक्लियर पावर बैलेंस है उसको किस तरीके से हैंडल करके चलना है और कहाँ पे हमको ज्यादा फोकस करना है। अपना फोकस चेंज कीजिए थोड़ा, अपना रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस कीजिए, जिससे कि प्रॉब्लम भी नहीं होती है, बहुत ज्यादा आराम से भी चीजें हो जाती हैं और ज्यादा एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं करनी पड़ती है। तो ये पूरा आर्टिकल था इससे रिलेटेड, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। ये पूरा आर्टिकल BIT, ठीक है ना, इससे रिलेटेड है। इसको बोलते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ये होती क्या है पहले एक बार वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कंट्री है इंडिया, ठीक है, और ये कंट्री है यूएसए। अगर यूएसए से इंडिया में कोई यहाँ पे आता है काम करने के लिए, तो यूएसए से इंडिया में कोई काम करने आता है और हमने इनके साथ में बायलैटरल ट्रीटी इन्वेस्टमेंट जो ट्रीटी होती है, अगर ये साइन कर रखी है, तो इनकी कंपनी यहाँ पे सेफ फील करेंगी। क्यों? क्योंकि अगर उनके साथ में कुछ भी गलत हो रहा है तो हमारे ऊपर इंटरनेशनल जो रेगुलेशन है वो काम करेंगी। पर लेकिन अगर हमने ये ट्रीटी साइन नहीं कर रखी है तो हमारे यहाँ पे कोई भी कंपनी आएंगी तो हमारे खुद के रूल और रेगुलेशन जो कि हमारी कंट्री के इंटरनल है वो काम करेंगे। बाहर वाली कोई भी इंटरनेशनल कंट्री या इंटरनेशनल ट्रीटी हमारे ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगी। हम उनके साथ में किसी भी तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये केस है बायलैटरल ट्रीटी का। तो बायलैटरल ट्रीटी आज की डेट में बहुत ज्यादा न्यूज में है। कुछ पिछले कुछ टाइम से ये क्या कर रहे हैं, हम इनसे फेज आउट हो रहे हैं। फेज आउट क्यों हो रहे हैं? अब आर्टिकल आगे आगे जैसे जैसे चलता जाएगा आप लोगों को समझ में आता चला जाएगा। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन भी है, आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और अच्छे से आंसर देना है। व्हाट डू यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी? आप इससे क्या समझते हैं BIT से? रिसेंटली इंडिया ने क्या किया, टर्मिनेट कर दिया गया मैनी कंट्रीज के साथ में, और इशू वो नोटिस भी इशू किए हैं 50 कंट्रियों की, हम टर्मिनेट करने जा रहे हैं। तो इसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट करेगा, इसको एग्जामाइन कीजिए, ठीक है। इसका आंसर आप देखिए वीडियो के नीचे भी लिख सकते हैं और फेसबुक पे भी लिख सकते हैं। हालांकि फेसबुक पे बहुत सारे बंदे बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं और एक दूसरे का इवेल्युएट भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो आप लोग भी वहां पे इवेल्युएट कीजिए इसको और अच्छे से एक दूसरे का आंसर इवेल्युएट कीजिए। और रिप्लाई करूंगा, बहुत सारे बंदों के रिप्लाई भी हैं यार रुके हुए हैं, तो आज बैठ के वो भी करूंगा मैं। तो देखिए एक दूसरे की हेल्प कीजिए और तभी आप दूसरे का कीजिए और दूसरा आपका कीजिएगा और दोनों मिलकर काम कीजिए, तभी काम होता है अच्छे से, ठीक है। तो ठीक है, आइए अब देखते हैं। अब पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम आर्टिकल में आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है 1990। 1990 से चीजें की स्टार्ट होती है हमारे यहाँ पे, जब भी होती है वो इसलिए होती है क्योंकि 1990 से पहले जो था हमारे यहाँ पे, इससे बाद में क्या था, LPG रिफॉर्म आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसके बाद हमारी कंट्री जो है वो थोड़ी ओपन हुई थी, तो यहाँ पे कंपनीज आनी स्टार्ट हुई थी। जब हमारे यहाँ पे कंपनीज ही नहीं आती थी तो उससे पहले BIT साइन करने का मतलब क्या था, तो उससे बाद में हमने इसको साइन करना स्टार्ट किया था। तो ये क्या कह रहे हैं, देखिए अगर एब्सेंस है, अगर BIT नहीं है तो कोई भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हमारे ऊपर कुछ इंपोज नहीं कर सकता है, रेगुलेटरी उसकी अकाउंटेबल नहीं होते हैं हम। तो ये तब तक एब्सेंट थी। पर लेकिन इंडिया ने जो स्टार्ट किया उसको, इसके बाद में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करना स्टार्ट कर दिया है और आज की डेट में 2010 में 83 कंट्रियों के साथ में हम लोग साइन कर चुके हैं ये। तो देखिए कितनी ज्यादा के साथ में हम लोग साइन कर चुके हैं आज तक ये। पर लेकिन अब क्या हो रहा है, अब लास्ट ईयर की बात चल रही है 2016 की। अब बहुत सारी कंट्री के साथ में टर्मिनेट करने की बात चल रही है, लगभग 58 कंट्री की बात चल रही है टर्मिनेशन जिसके साथ में हो सकता है अभी, ठीक है ना। नोटिफिकेशन भी देखिए कितने को जारी किया गया था अभी, 50 को लगभग, और टर्मिनेशन की बात इतने के साथ में चल रही है। तो देखिए हुआ क्या है, मार्च जो बायलैटरल ट्रीटी है वो लैप्स हो जाएगी मार्च 31 तक। जितने भी हमने मैक्सिमम के साथ में वो कर रखी है, अगर मार्च 31 तक ये लैप्स हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है उसी दिन वो उनको प्रोटेक्शन मिलनी बंद हो जाएगी। इसमें एक क्लोज है जिसको बोलते हैं सर्वाइवल क्लोज। तो उस क्लोज के तहत क्या होता है कि नेक्स्ट 15 से 20 साल, 10 से 15 साल तक भी इनको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। पर लेकिन इन्हीं को प्रोटेक्शन मिलेगी जो कंपनी यहाँ पे है। अगर कोई न्यू कंपनी आती है उस कंट्री से या फिर कोई और, उसके साथ में ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। जैसा कि पहले केस था, पहले केस ये था अगर इनको प्रोटेक्शन मिल रही है, कोई कंट्री आ रही है तो उसके साथ में इंप्लीमेंट हो जाता। पर लेकिन अब कोई अगर नई कंट्री आ रही है तो वो इसको एंजॉय नहीं ले करेगी, वो इसको एंजॉय नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये जो BITs हैं, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ में इसको काउंट किया जाता है। तो मतलब देखिए अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्वेस्ट करने आ रहा है तो उसके कंपेयर में इसको देखा गया है। तो कई सारी स्टडीज निकल के आई हैं कि किस तरीके से FDI के ऊपर इंपैक्ट डालता है। अगर हमारी कंट्री में FDI आ रही है तो बिट्स के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करती है। तो दो स्टडी की बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट स्टडी थी उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो BITs होती है वो FDI फ्लो तो 15 एशियन कंट्री के साथ में जो कि डेवलप कंट्री है उस पर इंक्लूडिंग इंडिया, इन चीजों को स्टडी की गई है। तो कब से कब तक स्टडी की है, 1980 से लेके और लगभग 2000 तक। तो लगभग 280 से और 2000 तक लगभग 20 साल की स्टडी की गई थी। तो इस 20 साल में देखा गया है अगर कोई आदमी, अगर ये 15 कंट्री किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ में
ये BIT साइन करती है तो FDI फ्लो बढ़ता है, ठीक है। पर लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्री के साथ में करती है तो FDI फ्लो पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर डेवलप्ड कंट्री देखिए हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तभी करेगी जब वो सिक्योर रहे उनकी कंपनी। पर लेकिन डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा कंपनी ऐसी रहती भी नहीं है और ज्यादा वही रहता है कि काम चल जाता है, उनके वहां सारे नॉर्म्स ऐसे होते हैं तो दूसरी कंट्री से क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो। पर लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वहां के सारे नॉर्म्स एंड रूल एंड रेगुलेशन टाइट रहते हैं, तो दूसरी कंट्री से भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पे भी हम लोगों को अच्छे नॉर्म्स एंड रेगुलेशन मिले। तो ये बात देखने को मिलती है हमेशा, ठीक है। पर देखिए ये बात मतलब दोनों में हो गई, दोनों में अलग अलग है, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, तो दोनों में एक अलग अलग इन्वायरमेंट देखने को मिला यहाँ पे। और फिर इंडिया के बारे में पर्टिकुलर बता रहे हैं कि इंडिया ने 2000 तक क्या किया, 14 जो बिड्स थे वो साइन किए थे, 14 में से 9, और ओनली 5 दूसरी कंट्री के साथ में थे, 9 डेवलप्ड कंट्री के साथ में थे। तो एफडीआई फ्लो इतना ज्यादा बढ़ा है, वो इसीलिए बढ़ा है 399, वो 393 मिलियन से लेके ये कितना हो गया, 4029 मिलियन के करीब हो गया ये, मतलब देखिए कितना ज्यादा बढ़ा है। तो ये इसीलिए बढ़ा है क्योंकि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की थी, तो कंपनी जो है यहाँ पे आके सेफ फील करती है। तो मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्री के साथ में किया हमने लोगों ने यहाँ पे। फिर जो सेकंड स्टडी है वो क्या है, वो 2001 से लेके और 2012 के बीच में की गई है। तो इसने भी इंपैक्ट देखा गया है बिट्स का एफडीआई फ्लो के ऊपर। तो दो स्टडी हुई है, ये हुई है 2000 पहले, 2000 से पहले, और ये हुई है 2000 के बाद में, ठीक है। इसमें देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट निकल के आया है। दूसरी स्टडी जो हुई थी वो भी कुछ ऐसा ही बोलती है कि अगर एफडीआई मतलब अगर बिड्स साइन की जाती है तो जो ये कंट्रीब्यूशन एफडीआई है वो राइज होता है, बाहर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिलता है और एक कमिटमेंट मिलता है फॉरेन इन्वेस्टर को, ताकि उनको सेफ फील करें यहाँ पे आके। देखिए अगर आप लोग भी अगर कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप लोग क्या सोचेंगे कि अगर कहीं पे मुझे सेफ फील हो तो तब वहां पे करूंगा, ऐसे नहीं कि कोई भी कहीं पे कर देता है। तो वो चीज हर एक आदमी सोचता है कि जहाँ पे वो सेफ फील करे वहीं पे करेगा, ऐसी कंपनी में सोचेगा जो एक अच्छी कंपनी हो, अच्छे से एक आउटपुट दे सके। ऐसे थोड़े ना कहीं पे जाके इन्वेस्टमेंट कर देगा जाके कोई भी। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे फिर कनाडा के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। जो कनाडा के ट्रेड मिनिस्टर थे वो इंडिया की विजिट पे आए हुए थे। तो कनाडा के ट्रेड मिनिस्टर ने क्या बोला कि जो एब्सेंस है, अगर ये जो हमारे यहाँ पे हमारे बीच में इस तरीके की जो ट्रीटी है वो एब्सेंट रहती है, तो कनाडा में देखिए पेंशन फंड बहुत ज्यादा है, लोग बाग बहुत ज्यादा पेंशन फंड रखते हैं वहां पे, ठीक है ना। पेंशन फंड में बहुत ज्यादा स्कीम जो पेंशन फंड की होती है तो उसमें बहुत ज्यादा मनी पड़ी हुई है कनाडा में, और वो यूज भी नहीं होती है। तो वो क्या करना चाह रहे हैं, कनाडा की गवर्नमेंट वो सारा इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है इंडिया में, जिससे कि उनको अच्छा आउटपुट मिल सके। तो ये बोल रहे हैं अगर ऐसा कुछ रहा तो मतलब ये भी रिस्ट्रिक्टेड स्कोप हो जाएगा, क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए। बट लेकिन ये एक साइड देखी जा रही है, कोई कॉइन होता है, कॉइन के दो फेज होते हैं, यहाँ पे एक साइड देखी जा रही है। अगर दूसरी साइड में देखें तो ऐसा नहीं है कि बीआईटी वो है अलोन ही बस सारी चीजों पे इंपैक्ट डाल रही है, और भी कई सारी चीजें होती हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, खुद की कंट्री का एक इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट का एक एरिया होता है, प्रॉपर एरिया, अगर वहाँ पे लैंड एक्वाइजेशन से रिलेटेड चीजें हैं वो सब चीजें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि यही है, पर ये है कि एक सेफ फील करा देती है, वो नहीं होता है कंफर्ट फील करा देते हैं यहाँ पे अगर आता है। और ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट साइन नहीं करनी चाहती है, गवर्नमेंट अभी जो है साइन करना चाहती है, न्यू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है दूसरी कंट्री के साथ में, पर डेवलप्ड कंट्री उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो दूसरी जो नई आज की डेट में पॉलिसी निकल के आई है बीआईटी बिट से रिलेटेड, उसमें क्या किया गया है, उस कंट्री को ज्यादा फोकस दिया गया है, स्टेट में जहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसको ज्यादा पावर दी गई है, जो टिल्टेड है टुवर्ड्स उस कंट्री के है। तो इसलिए क्या हो जाता है, तो इसलिए दूसरी कंट्री जो डेवलप कंट्री है वो साइन नहीं करना चाह रहे हैं। और फंडामेंटल डिफरेंस भी रहता है बहुत सारी, जो बहुत सारी कंट्री है या फिर इंडिया की कंट्री है। देखिए इंडिया का इन्वायरमेंट अलग है, अगर कनाडा है तो कनाडा का इन्वायरमेंट अलग है, पाकिस्तान का ले लीजिए उनका इन्वायरमेंट अलग है। तो ये किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी कंट्री का, किस तरीके का इनका प्रोजेक्ट है अंदर, वो एक अलग डिपेंड करता है। तो हर एक कंट्री का अलग अलग है। तो इसलिए सब में एक फंडामेंटल डिफरेंस निकल के आता है कि कौन किस तरीके से फॉलो करना चाहता है किस तरीके का प्रोजेक्ट। तो ये चार चीजें बोली गई हैं इन्होंने। देखिए ईयू कनाडा के साथ में जो बातें की गई हैं, अगर इन कंट्री के साथ में अगर ये आपस में सेट करते हैं अपनी ट्रीटी, तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया जाता है। मतलब यहाँ पे अगर ये ईयू वाले कनाडा में और कनाडा वाले ईयू में जा रहे हैं तो उनको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वो मिलेगा, मतलब जैसा उनका खुद का वहां का अंदर का व्यापार होता है ऐसे ही बाहर वालों को ट्रीट करेंगे। इंडिया वालों में ये है ही नहीं, ठीक है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इंटरनल, तो ये मैंडेटरी है कि डोमेस्टिक कोर्ट में 5 साल तक यहाँ पे पहले उनको लड़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद में वो बाहर जा सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे यार, 5 साल तक तो यहाँ पे लड़ाई करने के बाद में बाहर जाएंगे तब तक तो उनकी कहानी खराब हो जाएगी। प्रोटेक्शन भी एक प्रॉपर वे में प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। अब इंडियन वाले मॉडल में यहाँ पे साइलेंट रहता है प्रोटेक्शन पे अगर ज्यादा फोकस किया जाए तो। और आगे क्या बोल रहे हैं, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट कोर्ट, जो ये कंट्री है ये क्या करते हैं, यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पे कोर्ट है अलग से, वो उनके प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो क्या इंडिया ऐसे प्रपोजल को मानने के लिए तैयार है कि हम भी कोर्ट बनाएंगे?
तो ये भी चीजें देखने को मिल रही है। तो अगर ऐसा कुछ हम लोग नहीं कर रहे हैं तो इंडिया कनाडा या इंडिया यू के साथ में जो हम सोच रहे हैं अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए, तो वो डिफिकल्ट है, वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा अगर हम इस तरीके का मॉडल फॉलो करते रहे अपना बीआईटी का जो हम लेके चल रहे हैं आज की डेट में। तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। अब कंक्लूजन में यही कह रहे हैं कि देखिए मोदी गवर्नमेंट इसको चेंज करती है या नहीं करती है, या फिर जो प्री 1991 वाला ईरा था उसी में चलते रहेंगे, और इकोनॉमिक रिफॉर्म किस तरीके से बोले जा रहे हैं, मतलब सारी चीजें वही है। अब देखिए चेंज इसको करते हैं या नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो क्या इंपैक्ट करता है, किसने अपने क्लोज रखते हैं और क्या करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो क्या इंपैक्ट निकलने को आता है, जैसे हमने 2 स्टडी भी देखी है। अब आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, अच्छे से आंसर लिखिएगा और एक दूसरे का आंसर इवेल्युएट कीजिए, और लगभग 200 वर्ड में तो मिनिमम लिखने की कोशिश ही कीजिए, ठीक है ना। एक शॉर्ट आंसर सा अच्छा सा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब ये वाला आर्टिकल है जो न्यूट्रिनो, जो इंडियन बेस न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी लगाई जा रही है उसके ऊपर है। ये तमिलनाडु में लगाने की बात चल रही है, ठीक है ना, तमिलनाडु में लगाने की बात चल रही है। ये यहाँ पे चल रही है वेस्टर्न बोधी हिल, थैनी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बात चल रही है इस वाले एरिया में। तो देखिए पहले न्यूट्रिनो होता क्या है। न्यूट्रिनो एक तरीके से एक, आप इसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ये, ठीक है ना। न्यूट्रिनो जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होता है, अगर मास के बेस पे भी इसको देखा जाए लगभग जीरो होता है इसका। तो ये 2 चीजें आप लोगों को याद रखनी है, और ये स्टडी की जाती है कि जो एटमॉस्फेयर में जितना भी न्यूट्रिनो है वो आदमी पर इंपैक्ट डालता है, एटमॉस्फेयर पे क्या इंपैक्ट डालता है, तो उसकी स्टडी करने के लिए इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। पर लेकिन बहुत सारे हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट के क्लोज हैं, जिस तरीके से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है या और भी कई सारे कोर्ट्स हैं, वो क्या करते हैं बैन कर देते हैं कई बार इनके जो प्रोजेक्ट होते हैं। तो ये आर्टिकल उसी से रिलेटेड है कि जो उसको बैन कर दिया गया है, ठीक है ना। तो उसको वहां पे बोला जा रहा है कि ये बहुत सारे इंपैक्ट डालेगा। तो ये आया कि मिसट्रस्ट ऑन साइंस, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, पर लोग बाग कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। तो उसी के ऊपर पूरा आर्टिकल आया है ये। प्रॉब्लम आती है तो फिर ये बोलते हैं कि जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, कोई भी होती है, उसके पास में आसपास में प्रोजेक्ट नहीं लगाना चाहिए। पहले भी मासीना गुड़ी प्रोजेक्ट ये यहाँ पे था, तो इसको यहाँ से मूव करके यहाँ इस वाले एरिया में पहुंचा दिया, 3 ही, ठीक है ना। तो इस वाले एरिया में इसको पहुंचा दिया, बोला गया था वहां पे एलिफेंट कॉरिडोर है। तो इस तरीके से कई बार पहले भी इसके साथ में चीजें हो चुकी हैं इस प्रोजेक्ट के साथ में। तो वो कहते हैं कि प्रोजेक्ट के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं कि देखिए क्या करते हैं ये। तो इसीलिए पहले भी इसके साथ में कई सारी चीजें हो चुकी हैं मिनिस्ट्री से, पर इसको अप्रूवल मिल चुका है, पर फिर भी जो एक्टिविस्ट हैं वो टांग अड़ाते ही रहते हैं बीच बीच में। तो कई सारी चीजें इनके माइंड में क्वेश्चन है। पहला तो यही है कि जो न्यूट्रिनो है ये हार्मफुल है पीपल के लिए, ठीक है ना। दूसरी क्या बोल रहे हैं कि जो इसको यूज किया जाएगा, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो ये क्या बोल रहे हैं कि इसको न्यूक्लियर वेस्ट का स्टोरेज बनाने के लिए भी यूज किया जाएगा। जो धरती में ये लगभग 1300 मीटर के करीब ये खोदी जा रही है, तो फिर बाद में क्या किया जाएगा, इसको यूज किया जाएगा कि जो न्यूक्लियर का वेस्ट होता है उसको भरने के लिए, मतलब वहां पे रखने के लिए। तो ये भी लोगों में वो है कि इस तरीके की चीजें हो सकती है, तो इसलिए लोग वहां पे डरे हुए हैं इन चीजों को लेके। पर लेकिन ये दोनों आशंकाएं गलत है। ये बोल रहे हैं कि जो सन से है, अगर सूरज से देखा जाए तो ट्रिलियन ऑफ न्यूट्रिनो एवरी सेकंड हमारे ऊपर गिर रहे हैं, तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो पहले तो क्वेश्चन जो था उनका, जो क्वेश्चन मार्क जिस पे लगा रहे थे, वो गलत हो गया। और दूसरा, न्यूक्लियर वेस्ट अगर इसमें डाल रहे हैं ये, तो ये डिटोरेटेड कर देगा न्यूट्रिनो को, तो जो प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये भी कहानी खत्म हो गई। तो दोनों जो आशंकाएं हैं वो दोनों इनकी साइड में हो गई। तो ये बोल रहे हैं कि इन आशंकाओं को साइड में रखो। और फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि देखिए यूजफुलनेस देखा जा रहा है, जो साइंटिफिक रिसर्च होती है। क्या बोल रहे हैं कि जो बहुत सारे क्वेश्चंस लगते हैं कि यार जो स्टडी हम करने जा रहे हैं, इतना प्रोजेक्ट हम लगाने जा रहे हैं, इतने पैसे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इसका फायदा होगा या नहीं होगा, ये बातें चलती है कई बार। तो देखने को क्या मिलता है कि देखिए अगर हम उस टाइम पे, जिस टाइम पे रिसर्च कर रहे हैं, उस टाइम पे हम बता नहीं सकते। जैसे आप न्यूटन का एग्जांपल ले लीजिए, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का पता लगाया जिस टाइम से वो उसके नीचे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का उस टाइम पे उन्होंने पता लगाया। तो आज उसका कितना ज्यादा यूज होता है। श्रीनिवास रामानुजन ने भी जो अपनी स्टडी की थी, उसका यूज आज की डेट में ब्लैक होल के लिए यूज किया जाता है कि किस तरीके से वर्क करता है, क्या चीजें हैं। पर उस टाइम पे उन्होंने जो स्टडी की थी, उनको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, कि मेरी स्टडी का जाके इस तरीके से फायदा किया जाएगा। न्यूटन ने सोचा था कि मेरी स्टडी इतनी ज्यादा यूज की जाएगी। तो स्टार्टिंग में देखिए प्रोजेक्ट लगाते हैं तो वो एक प्रॉपर वे में इसलिए लगाया जाता है कि आगे उससे कुछ बेनिफिट हो सके। अब अभी थोड़ी ना पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो ये बातें ये बोल रहे हैं यहाँ पे। एपीजे अब्दुल कलाम सर ने भी इसको सपोर्ट किया था कि इससे देखिए कई सारी चीजों का पता चलेगा। एक तो क्या पता चलेगा कि देखिए जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करते हैं, ये क्या होता है, न्यूक्लियर का जो हमारे पास में जो न्यूक्लियर, जैसे यूरेनियम 235 हो गया, तो उसको प्लोरीफाइड किया जाता है, मतलब उसको घुमाया जाता है और उसको इनरिच किया जाता है
न्यूक्लियर बम बनाने के लिए या फिर अपना एनर्जी में अच्छे से यूज करने के लिए, तो उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। ऊपर से डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो कि एक बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट बना हुआ है जो आज तक सुलझा नहीं पाया कोई भी। तो अगर न्यूट्रिनो के ऊपर हम वर्क करेंगे तो इसको डार्क मैटर वाले कॉन्सेप्ट को भी सुलझाने में फायदा मिलेगा। तो जो कि आज की डेट में सोचा जाता है कि 95% जो यूनिवर्स है वो डार्क एनर्जी से रिलेटेड है, तो उसमें भी फायदा मिलेगा। और न्यूट्रिनो एस्ट्रोनॉमी जो खगोल विज्ञान है न्यूट्रिनो से रिलेटेड, वो भी एक आगे फील्ड निकल के आएगा। तो इसी तरीके से अगर ये सारे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इनको सपोर्ट किया जाता है, तो बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं आगे। अभी हमें बेनिफिट नहीं देखने को मिल रहे हैं पर आगे होंगे। तो इसको यहाँ पे बोला गया है कि जो न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट है वो गुड ओल्ड साइंस है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। ये नहीं है कि आज की डेट में इसका अगर फायदा नहीं हो रहा है तो आने वाले टाइम में भी ये फायदा नहीं करेगा। और ये नया प्रोजेक्ट है तो पुराना ही प्रोजेक्ट है, पुराने टाइम से चली हुई आ रही है चीजें, अब इनका पता लगेगा तो हम चीजों को ढंग से कर पाएंगे। और जो ये चीजें इतनी बोली गई है कि जहां जहां पे इसका पता लगाया जा सकता है और क्या क्या फायदा हुआ सकता है, वो सारी चीजें भी देखी जाएगी। तो ये कंप्लीट आर्टिकल था। और लगाया कहाँ जा रहा है, ये लगाया जा रहा है तमिलनाडु वाले एरिया में, यहाँ पे तमिलनाडु वाले एरिया में लगाया जा रहा है, इसको याद रखना, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आज क्वेश्चन है, आप लोगों को बाउंड्री बतानी है कि जो हरियाणा स्टेट है वो कितने स्टेटों की बाउंड्री या यूनियन टेरिटरीज की बाउंड्री को टच करता है। इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये वाला आर्टिकल रिक्लेम पब्लिक स्पेस से रिलेटेड, यहाँ पे बोला गया है कि अगर इंडिया में रूरल एरिया में देखा जाए एज कम्पेयर टू म्यांमार, म्यांमार में वोमेन जो है वो बाहर घूमती है, वेंडर के काम करती हैं, जिस तरीके से रेडी वगैरह लगाती हैं, या फिर बायर भी बाहर घूमते हैं। पर लेकिन इंडियन मार्केट में ऐसा कुछ, खासकर नॉर्थ वाले एरिया में वुमेन वेंडर कभी देखने को नहीं मिलेगी। वुमेन कोई सब्जी बेच रही है रेडी वगैरह लगा के, सर पे हालांकि बेचते हैं थोड़ी बहुत रख के गाँव में, पर लेकिन इतना कुछ नहीं देखने मिलेगा। रेडी लगा के वुमेन घूम रही है, शॉपकीपर कोई वुमेन है, बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। 98% वुमेन देखने को मिलता है हाउस होल्ड है, ठीक है। तो वुमेन जो है आज की डेट में रिलेक्टेंट रहती है पब्लिक लाइफ में निकलने में। यहाँ तक कि ये बोला गया है कि अगर डॉक्टर के पास भी जा रही हैं तो डॉक्टर के पास भी जाते हुए डरती हैं अकेले, या तो घर वाले को साथ में लेके जाएंगी, किसी कोई भी इंसान को, या फिर अपने हस्बैंड या बच्चों को साथ में लेके जाएंगी। और डॉक्टर ने तो यहाँ तक बोला है अगर बच्चा बीमार है और बच्चे को डॉक्टर के पास में लेके आ रही है कोई वुमेन, तो वुमेन क्या करती है, वो बोलती है कि तब तक इसका चेकअप मत करो, तब तक इसको स्टार्ट मत करो चीजों को, जब तक कि हस्बैंड नहीं आ जाते हैं। तो यहाँ तक चीजें मतलब इतनी ज्यादा डिपेंडेंट और इतने गलत तरीके से आदमियों के ऊपर डिपेंडेंट है आज की डेट में वुमेन। तो इंट्रीगल जो पार्ट है लाइफ इंडियन, जो आज की डेट में पब्लिक स्पीच है, वो एक्सक्लूजन हो चुका है वुमेन के लिए। और ये इंट्रीगल पार्ट ऑफ द लाइफ बन चुका है कि वुमेन जो है वो पब्लिक स्पेस के लिए नहीं बनी हुई है। तो ये वाले आर्टिकल में ये बोल रही है यहाँ पे। और वुमेन कितना हरासमेंट फेल करती है सोसाइटी में या कहीं भी, और ये डेटा कहीं भी आप लोगों को नहीं मिलेगा देखने के लिए। इस तरीके के डेटा भी एब्सेंस रहते हैं। तो और बात बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए जो लॉ अगेंस्ट ईव टीजिंग होता है, जो छेड़छाड़ करते हैं बंदे, मतलब लड़कियों के साथ में, बहुत ही गंदी आदत होती है यार। इससे गंदी आदत मैं कुछ नहीं मानता हूँ। आपके घर में भी माँ बहन बेटी होती होंगी, अगर कोई इस तरीके की हरकतें करता है तो हमेशा यार देखिए इन चीजों को अपोज कीजिए सोसाइटी में। 50% वुमेन हमारा पार्ट है, और अगर हम उनके साथ में ऐसा करेंगे तो मतलब हम अपनी 50% सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लाने से हटा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस में ही नहीं आ पाएंगे कभी ढंग से। तो इन चीजों को हमेशा, ये नेगेटिव चीज होती है, कभी भी इनको सपोर्ट न करें सोसाइटी में। और सेक्सुअल हरासमेंट से देखिए लाइन से रिलेटेड जरूर है, पर लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, और भी कई सारी चीजें करनी है। जैसे 2017-18 के बजट में बोला गया है महिला शक्ति केंद्र बनाने की बात कर रही है। तो जो शक्ति के ऊपर एम्फेसाइज बात कर रहे हैं कि जो शक्ति से इनको स्ट्रेंथन करना है इंस्टीट्यूशंस, जिससे कि फोकस किया जाए मोर की वुमेन्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, वुमेन को कैसे पर्टिकुलर पब्लिक लाइफ में लेके आना है, और किस तरीके से वुमेन जो आज के डेट में मेंस ने सारा जो स्पेस वो एक तरीके से अपने अंडर में ले रखा है, उसको कैसे उनसे छीनना है। तो मतलब इस तरीके से चीजें बोली गई हैं। और एक देखिए जो आज की डेट में अगर इस तरीके का कुछ करना है तो जो यंग मैन है उनको अगर सामने आना है तो तभी फायदा रहेगा जब वो इस तरीके की चीजों में जो वुमेन के साथ में सोलिडेरिटी से खड़ा हुए, और इसमें उनको प्राइड फील करनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से मर्दान की नहीं दिखती है कि लड़कियों को छेड़ते हैं, मर्दान की उसमें दिखेगी कि कितना उनको सपोर्ट करते हैं, और कितना उनको जो वो करना चाहती हैं उनको सपोर्ट करके उनको एक मतलब एक तरीके से एम्पावर करते हैं वुमेन को। उनको जो करना चाहती है जिस तरीके से लड़के करते हैं उनको सारी चीजें करने के लिए दिया जाता है, उनको इंडिपेंडेंसली फील कराई जाती है सारी चीजें। आप लोगों ने ये कोट भी सुनी होगी कि अगर एक वुमेन पढ़ी हुई लिखी है एक फैमिली में तो पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है, पर लेकिन एक मैन पढ़ा लिखा है तो ओनली एक मैन पढ़ा लिखा है। तो देखिए वुमेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर वैसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, पर लेकिन अगर इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंस उनको देनी चाहिए, जबकि पहले सोसाइटी में दी जाती थी। अगर एंशिएंट टाइम में आप लोग चला जाए, मतलब अगर लेटर वैदिक से पहले की बात देखें आप लोग, तो वहां पे वुमेन को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती थी, इसीलिए गॉड से मदर और वो सारी चीजें थी, वो सारे वुमेन पे फोकस किया जाता था, वहां पे वुमेन को समझा जाता था। पर आज की डेट में ये सारी चीजें उल्टी होती चली गई है और पैट्रियार्कल सोसाइटी बन गई है। पर लेकिन देखिए अब जैसे जैसे यंग जनरेशन हम लोगों जैसी आ रही है, फिर से चेंज होगा, फिर से चीजें अच्छे लेवल पे आके आएंगी और हमारी कंट्री एक अच्छे लेवल पे आगे बढ़ेगी, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं।
पर करना हम लोगों को ये कोई और करने नहीं आएगा यहाँ पे, तो हम लोगों को ही ये सारी चीजें करनी है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए न्यूज एनालिसिस से रिलेटेड है, वही पेज 1 पे है और पेज 10 पे है। आधार कार्ड से रिलेटेड है। आप लोग सभी जानते हैं कि आधार कार्ड मैंडेटरी बना दिया गया था, उसमें मिड डे मील में भी बना दिया गया था और मनरेगा में भी बना दिया गया था, जिसके तहत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। ऊपर से पैन कार्ड में भी बना दिया गया था। मतलब सब जगह तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये मैंडेटरी नहीं बनाना है आप लोगों को, सिटीजनशिप की प्राइवेसी भी हनन होती है इससे, और भी कई सारी चीजें होती हैं कि जो लोगों के पास में नहीं है उनको उनसे वंचित हो जाते हैं वो सब चीजों से, तो इसको मैंडेटरी मत बनाओ। ठीक है, तो ये वाली न्यूज थी यहाँ पे। देखिए अभी फाइनेंशियल बिल आया था अभी, जिसके तहत क्या चीजें हुई थी उसमें, एक तो जो रेंज है, जो लिमिट है कैश पेमेंट की, वो 3 लाख से घटा के 2 लाख कर दी गई थी। उसके तहत और भी टैक्स वैक्स पे करना, उसमें क्या किया था कि पैन कार्ड यूज वगैरह यूज करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंडेटरी बना दिया था कि अगर टैक्स पे करना है तो पैन कार्ड लेके आओ 1 जुलाई से। तो और भी, और कॉर्पोरेट फंडिंग की भी आप लोगों ने देखा होगा, कॉर्पोरेट फंडिंग के बारे में भी इन्होंने चीजें चेंज कर दी थी। मतलब जिस तरीके से कॉर्पोरेट फंडिंग की बात चल रही थी कि उन पे सीलिंग लगाई गई थी, लास्ट 3 ईयर तक बोला गया था कि लगभग 7.5% वो अपना प्रॉफिट का दे सकते थे, पर लेकिन वो लिमिट हटा दी है। अब ये भी लिमिट हटा दी थी, कौन सी पार्टी को देना है कौन सी पार्टी को नहीं देना है वो भी कहीं बताने की इनको जरूरत नहीं है, और अनलिमिटेड वो दे सकते हैं। तो ये सब हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था, तो इसको एज ए मनी बिल ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, इसमें आप लोगों को बताना है क्वेश्चन कि मनी बिल किस आर्टिकल के तहत आता है, उस आर्टिकल का नंबर लिखना है आप लोगों को मनी बिल का, कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, और क्वेश्चन का आंसर जहाँ पे चाहे वहाँ पे दे सकते हैं, फेसबुक पे यहाँ पे भी दे सकते हैं, जहाँ पे भी आप लोग चाहें। और पीडीएफ इसकी तीनों जगह मिलेगी, फेसबुक, तीनों जगह बोल रहा हूँ, दोनों जगह मिलेगी, फेसबुक पे मिलेगी और आप लोगों को टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। तो टेली दोनों का जो लिंक है आप लोगों को नीचे मिल जाएगा उसका। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। तो ये वाला पेज 5 की न्यूज है, नेवी की जो है फेयरवेल दे रही है किसको, ये दे रही है TU-142M, TU-142M, इसको याद रखना, ये है लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। मतलब मैरीटाइम पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल होता है घूमने वाला, मतलब आसपास में घूम के ये नजर रखना, मान लीजिए समुद्र है तो ये घूम के नजर रखता है कि पेट्रोलिंग करता है कि कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है। तो इसको आज की डेट में क्या किया जा रहा है, मतलब इसको फेयरवेल दिया जा रहा है। तो ये आईएनएस राजाली, तो इस पे ये रहता था, जो नेवल मतलब इस पे रहता था, इस पे ये एयरक्राफ्ट जो था उस पर रखा गया था इसको। ठीक है, इसको देख भी लीजिए कैसे रखा जाता है, आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएगी। ये देखिए नीचे एयर, नीचे है ये, ठीक है ना, तो इसके ऊपर एयरक्राफ्ट रखा हुआ है। ठीक है, जमीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये रखा हुआ है। तो ये इस तरीके से रखा जाता था। तो ये अब इसको फेयरवेल देने वाले हैं, तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल आया हुआ है, इसका बहुत जगह यूज हुआ है, जो इसको लाया गया था यूएसएसआर से, लाया गया था उससे। और ये यूएसएसआर क्यों लिखा है यहाँ पे, 1988 की पहले की बात है ये। ठीक है, तो उससे तब मिला था ये हमसे, और तब से आज तक चला हुआ था। तो राजाली पे इसको रखा गया था, आईएनएस पे। तो परमानेंट होम 1992 में बना था इसका। ठीक है ना, ये राजाली पे जो काम करना इसने स्टार्ट किया था, और बहुत सारी एक्सरसाइज में इसको यूज किया गया है पास्ट टाइम में। तो ये कौन कौन से ऑपरेशन है, ये देखिए ऑपरेशन क्या चला है, कैक्टस, मालदीव में हुआ क्या था, यहाँ पे मालदीव की जो गवर्नमेंट है उसको हटाने की कोशिश की गई थी, कुछ वहाँ के जो इंटरनल दंगा फसाद करने वाले थे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको हेल्प की थी रिस्टोर करने में गवर्नमेंट को। ऑपरेशन विजय क्या है, ऑपरेशन विजय है कारगिल वार, आप लोगों को याद होगा। तो कारगिल वार के ड्यूरेशन में जो चलाया गया ऑपरेशन था वो था 1998 में, 99 में वो ऑपरेशन विजय चलाया गया था। यहाँ पे ऑपरेशन विजय एक और चलाया गया था 1961 में। आप लोगों को बताना है वो ऑपरेशन विजय वो किस चीज के लिए चलाया गया था, ये आप लोगों को क्वेश्चन में आंसर देना है इसका। ये 98 वाला ऑपरेशन विजय एक 1961 में ऑपरेशन था, तो बताना है ये ऑपरेशन विजय किसके लिए चलाया गया था 1916 वाला। ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया था, ये इस टाइम पे चलाया गया था, मतलब दोनों साइड में, बॉर्डर के दोनों साइड में आर्मी आ गई थी, उधर से एक साइड में पाकिस्तान और एक साइड में इंडिया, दिखने लगा था कि वार होने वाली है, क्योंकि पार्लियामेंट पे अटैक के बाद में इस तरीके का ऑपरेशन निकल के आया था। क्यों, क्योंकि ये लगाया जाता कि हमारे ऊपर, हमारी सोवरेनिटी के ऊपर इन्होंने अटैक किया है। ठीक है ना, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये तीनों ऑपरेशन हो गए। एंटी पायरेसी के लिए भी ऑपरेशन चलाते ही रहते हैं बीच बीच में। तो जो TU-142M है एयरक्राफ्ट, ये फास्टेस्ट टर्बो प्रो एयरक्राफ्ट है वर्ल्ड में, इसको याद रखना है। टर्बो प्रो क्या, ये क्या होता है टर्बो प्रो, ये होता है टर्बो प्रोप होता है कि जेट इंजन जो होता है वो, इन विच द टर्बाइन इज यूज टू ड्राइव द प्रोपेलर। मतलब टर्बाइन यूज किया जाता है, नॉर्मली टर्बाइन यूज नहीं किया जाता, तो यहाँ पे टर्बाइन यूज किया जाता है। ठीक है ना, इसको प्रोपेल चलाने के लिए, तो ये होता है इसका। और ड्यूरिंग रिसेंटली अभी क्या किया गया है, अभी अभी इसी मंथ में, लास्ट पीछे मंथ में, तो ये है ट्रोपैक्स, इसको आपको बताना है। ट्रोपैक्स जो है ये एक एक्सरसाइज है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी है, पीआईबी से निकाली थी, तो आप लोगों को बताना है कि इसके बारे में, ट्रोपैक्स के बारे में, कि ये किसके बीच में है, ये किसी बाहर की कंट्री के बारे में है या फिर इंडियन की अंदर ही, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी वार्मी, या आर्मी अपनी नेवी, या फिर इनसे रिलेटेड अपना जो ये मतलब कोस्टल वाले हो गए इन्हीं के बीच में है, या फिर किसी पर्टिकुलर पास वाली कंट्री के साथ में है। मतलब आप लोगों को ये बताना है। और क्यों ये
की जाती है वो बताना है। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने पीडीएफ में डाल दी है, ठीक है ना। पेज 7 की ये न्यूज है, बहुत ही अच्छी न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाओ जिससे कि फार्मर जो है हमारे यहाँ पे सुसाइड ना करें। तो बहुत ही ज्यादा फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सीरियस तरीके से इनके ऊपर कोई पॉलिसी बनाओ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, एक तो होती है इंटरमीडिएटरी जो मिडिल मैन होता है। फार्मर इतनी मेहनत करके सारा खेतों में जोतता है, पानी देता है, फिर कटाई करता है, फिर उसको भर के मार्केट तक लेके जाता है। और जो बीच में इंटरमीडिएटरी है, इनको मिलते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में बिच रहा है 40 रुपए का, तो यहाँ पे क्या दिया जाता है, फार्मर को दिए जाते हैं 10 रुपए, और बाकी के कौन रखता है, बाकी के 30 रुपए इंटरमीडिएटरी रख लेता है, 30 या 20 रुपए, और 10 रुपए दुकानदार रख लेता है। तो करने वाले को कुछ नहीं मिलता है, सारे बीच वाले खा जाते हैं। तो मिडिल मैन की वजह से एक तो ये हो रहा है। दूसरा, इंश्योरेंस कवर करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉपर एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराओ। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे इसमें, जो हम लोगों ने देख लिए, यूज कर सकते हैं उनको कहीं पे भी लिखने के लिए। पेज 10 पे ये न्यूज है, इसमें क्या बोला गया है कि जो सुसाइड होती है, सुसाइड करते हैं जो पेशेंट होते हैं जो कि मेंटली इल होते हैं, तो वो मेंटली इल पेशेंट जो सुसाइड करते हैं उससे रिलेटेड अभी क्या किया गया है, एक लॉ पास किया गया। उसमें क्या बोला गया कि डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया उसको, सुसाइड को। सुसाइड एक तरीके से क्रिमिनलाइजेशन में आती है, कि मतलब गिरफ्तार कर लिया जाता है अगर कोई सुसाइड करता है। आप लोगों ने शर्मिला इरोन के बारे में भी सुना होगा, जब उन्होंने सुसाइड करने की बात कर रही थी वो, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। तो अगर कोई सुसाइड करने की बात करता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, पर लेकिन अब उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ठीक है। तो कंप्लीटली न्यू चैप्टर बोला है इसको, कि हेल्थ सेक्टर में नया चैप्टर निकल के आया है, और राइट बेस अप्रोच बोला गया है इसको। अब देखिए, ये एम्पावर करेगा बहुत ही पेशेंट को, आराम से वो हेल्थ केयर के लिए उनको कोई मना नहीं कर सकता ट्रीटमेंट के लिए, और उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा। तो एक अच्छा स्टेप है अच्छी डायरेक्शन में, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा लगा पढ़ के कि जो सुसाइड की प्रवृत्ति है आज की डेट में वो डिक्लाइन होती जा रही है। पहले थी 7%, आज की डेट में हो गई है 5.4%। 2010 में थी 7, और 14 में हो गई है 5.4%। तो ये बहुत ही अच्छा लगा देख के। देखिए यार, स्ट्रॉन्ग रहो, कभी भी सिचुएशन हर एक के साथ में खराब होती है। उस टाइम पे अगर देखिए, अगर आपके माइंड में ये हर एक आदमी की लाइफ में सिचुएशन आती है, कभी कभी मन करता है सुसाइड कर ले, बस उस टाइम पे आप अपने आप को रोक जाओ किसी भी तरीके से, तो फिर कभी सुसाइड करने का आप लोगों का मन नहीं करेगा लाइफ में। उस टाइम पे किसी तरीके से चीजों को टैकल कर जाओ। टैकल करने का तरीका क्या है उस टाइम पे, या तो अपने माँ बाप के बारे में सोचो कि वो तुम्हारे लिए यही देखने के लिए किया था कि अगर तुमको मरा हुआ देखेंगे वो, या कुछ इस तरह की कंडीशन होगी तो क्या बीतेगी उनपे, तुमसे पहले वो लोग मर जाएंगे। तो कभी भी ये नेगेटिव चीज अपने माइंड में मत लाओ। जितनी घटा के 4% की गई है, आने वाले और 10-15 आने वाले, और मुझे लग रहा है 20 साल, मतलब 2020 तक जीरो होनी चाहिए यार ये। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहो और एंजॉय करो लाइफ को। छोटी सी लाइफ होती है यार, वैसे ही 60-70 साल आदमी जीते हैं ओनली, उसमें भी सुसाइड वगैरह कर लो तो बस कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो जो बोला गया है कि 7,000 आदमी मतलब किल किए हैं अपने आप को, तो मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड थे जो। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जो बिल है वो डिफाइन करेगा जो मेंटल इलनेस है उसको प्रॉपर वे में, और 1980 सेल का जो मेंटल एक्ट है उसको चेंज किया जाएगा इसके तहत, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली ये न्यूज है, पेज 10 पे ये न्यूज है, तमिलनाडु लॉन्च, वो तमिलनाडु बोल रहा हूं, तमिलनाडु नहीं है, ये वेंकैया नायडू जी। वेंकैया नायडू जी जो है, जो हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, ये तमिल हद हो गई। उन्होंने लॉन्च किया है ऑनलाइन फिल्म सर्टिफिकेशन, मतलब सिस्टम लॉन्च किया है। कोई भी आदमी है वो अपना ऑनलाइन फिल्म सर्टिफिकेशन अपना ले सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो रिकमेंडेशन इस तरीके की दी गई थी, वो श्याम बेनेगल और मुदगल पैनल के द्वारा दी गई थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और तो वही है कि छोटी मूवी है उसको सेंड करना है तो कितना उसको वो लगेगा, वो सब चीजें दे रखी हैं। बस ये ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले रिकमेंडेशन आप लोगों को याद रखनी है, किसके पैनल के द्वारा की गई थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। कई सारी पीछे लास्ट टाइम में मूवियाँ बैन हो चुकी है इसके तहत, तो इसको बोला गया था कि ये सेंसर बोर्ड हो गया है एज कम्पेयर टू सर्टिफिकेट बोर्ड। तो सर्टिफिकेट कम देता है, सेंसर ज्यादा लगाता है। तो ये बात भी हम लोगों ने बहुत बार देखी है। पेज 12 की न्यूज है, यूएस अलाई ने बाइकआउट किया डिसआर्मामेंट टॉक। डिसआर्मामेंट टॉक करने की बात चल रही थी, उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने मना क्यों कर दिया, आप लोग सभी जानते हैं। एक बदतमीज नेशन है पूरे वर्ल्ड में जो कि यूएस को बोलता है कल ही तुझे उड़ा दूंगा, जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया की वजह से उन्होंने क्या बोल दिया कि डिसआर्मामेंट करने का टाइम नहीं है, बल्कि दूसरी कंट्री भी इसके साथ ही ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अल्बानिया हो गया और साउथ कोरिया हो गया, ये भी बोल रहे थे कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। पर दूसरी कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और आयरलैंड और मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, तो इन्होंने सबने बोला है कि डिसआर्मामेंट करना चाहिए। तो कुछ आदमी सपोर्ट में है, कुछ आदमी अपोज में है, पर लेकिन मैक्सिमम आदमी सपोर्ट में है, ठीक है ना। मिनिमम आदमी अपोज में है, बहुत ही कम आदमी है अपोज में। और रशिया ने भी इनके साथ में बोला है, इस टॉक को अपोज किया है कि ये डिसआर्मामेंट नहीं करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमको इनको यूज करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये भी आर्टिकल है, इसके बारे में आने वाले टाइम में देखना, न्यूज भी आएगी उसमें एडिटोरियल में डिस्कस करने के लिए।
ये वाली देखिए बहुत अच्छी न्यूज है, पेज 13 पे न्यूज है, वर्किंग टू ब्रिंग पेट्रोलियम अंडर द जीएसटी। अगर जीएसटी के अंदर आता है, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, आप लोगों ने अभी देखा होगा बिहार में कुछ और रेट है उसका पेट्रोल प्राइस का, यूपी में कुछ और है, दिल्ली में कुछ और है, तमिलनाडु में कुछ और है, केरला में कुछ और है। पर लेकिन अगर ये जीएसटी के अंदर आता है तो ऑल ओवर इंडिया आप लोगों को पेट्रोल एक ही देखने को मिलेगा, कहीं से जाके आप लोगों को पेट्रोल खरीदेंगे तो एक ही रेट देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा स्टेप्स है। तो जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री किसके अंदर में है, धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर में है। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए ट्राई किया जा रहा है इसको, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, स्टेट को भी बेनिफिट मिलेगा इससे। ओके, पेज 13 पे न्यूज है, इंडियन जो फिल्म है वो क्या कर रहे हैं, ब्रेग्जिट से निकलने की राह देख रहे हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन, जैसे यूके है ब्रेग्जिट से बाहर निकलता है और उनके साथ में नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी है। तो देखिए पहले क्या होता था, जैसे ये यूरोपीय, जैसे ये यूके हो गया, ठीक है, यूके यहाँ पे हो गया, यूरोपियन यूनियन यहाँ से हो गया। पहले अगर हमको इनके साथ में कोई ट्रेड करना है यहाँ से, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता था, वो यूरोपियन यूनियन के ऐसे रूल और रेगुलेशन है कि वो इंटरनल कंट्री के साथ में तो ट्रेड अच्छे से करते हैं, पर लेकिन एक्सटर्नल कंट्रियों पे बहुत सारे बैन इंपोज करके रखते हैं। पर लेकिन अगर ये बाहर निकल गया, अब यूके के साथ में हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो लगभग 800 कंट्री कंपनी यहाँ पे बोला गया है पहुंच गई है उनके पास में अपने एग्रीमेंट करने के लिए। पर लेकिन अभी एम्बिग्यूटी बनी हुई है, क्लियरनेस नहीं निकल के आ रही है, क्योंकि किस तरीके से आप लोगों को इसको इंप्लीमेंट करना है, क्या तरीके आप लोगों को करने चाहिए, उन सारी चीजों के बाद बीच में आज भी एम्बिग्यूटी बनी हुई है। तो देखिए उसके बाद में समझ में आता है कि क्या करना है, और कई सारी चीजें और देखने को मिलेगी। तो वो सब बाद की चीजें हैं, अभी तो यहाँ पे मतलब एम्बिग्यूटी बनी हुई है इन सब लोगों के बीच में एक। देखिए लर्निंग प्राइसलेस है, उसका कोई प्राइस नहीं है। जितना आप लोग यहाँ से सीखते हैं दूसरों को सिखाइए, जितना आप लोगों को किसी को पढ़ा सकते हैं उसको पढ़ाइए, और आप कुछ भी नहीं लूज करेंगे। जिस तरीके से एक कैंडल दूसरी कैंडल को जला देती है पर लेकिन वो कुछ लूज नहीं करती, अगर आप दूसरों को पढ़ाएंगे तो आप कुछ लूज नहीं करेंगे और आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा दूसरों को पढ़ाइए, ठीक है, और दूसरों से चीजों को शेयर कीजिए और अपनी सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाइए। और देखिए पीडीएफ आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये टेलीग्राम का लिंक है, ये एफबी का लिंक है, दोनों की आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और देखिए पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके एफबी पे भी फेसबुक पे भी आप लोग पीडीएफ को जितना शेयर करें उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आगे आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड कराया करूंगा, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है ना। और एक दूसरे की हेल्प कीजिए यार, जितना हेल्प हो सकता है उतना कीजिए, ठीक है, और एंजॉय कीजिए लेक्चर को जितना कर सकते हैं, और चीजों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अभी अब नया हो, अब चीजें नई नई यहाँ पे स्टार्ट होंगी तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।